इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM। मेरा नाम है विनय और आज के हमारे शो में जिसका नाम है कुछ पद चिन्ह बनाते हैं में, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, एक ऐसी शख्सियत मौजूद होंगी जो हमें मोटिवेट करेंगी, जो हमें इंस्पायर करेंगी। जी हाँ, आज हमारे साथ एक ऐसी महान शख्सियत है जिन्होंने एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जिसको पाने के लिए लोग सपना देखते हैं। इन्होंने कितनी मेहनत, लगन और परिश्रम के साथ इस मुकाम को हासिल किया है, ये बहुत सारी बातें आज हमारे बीच होने वाली हैं और ऐसी अनसुनी बातें भी जिनको सुनकर शायद आप भी इमोशनल हो जाएंगे। प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि आज हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मली प्रेसिडेंट्स ऑनरेरी सर्जन, या यूं कहें हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मली प्रोफेसर एमेरिटस ICMR, या हम यूं कहें कि हमारे बीच मौजूद हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर बिपिन पुरी जी। सबसे पहले तो बहुत 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 स्वागत है आपका हमारे शो में। सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का ये कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जिसका मकसद है लोगों को जागरूक करना, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है हमारे मेडिकल यूनिवर्सिटी के इस कम्युनिटी रेडियो स्टेशन पर लोगों से बात करते हुए? धन्यवाद विनय जी, बहुत अच्छा लग रहा है। रेडियो KGMU गूंज, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है लखनऊ के रहने वालों के लिए, बट ऑल्सो इस माध्यम से हम जगह जगह सारे देश में, विदेश में भी पहुँच रहे हैं। मैं समझता हूँ कि एक जो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एक मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से ये जो शुरुआत हुई है, बहुत ही जिसकी जो आउटरीच, इसका जो प्रोग्राम है, इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो क्रेडिबिलिटी है, इसका जो इफ़ेक्ट है, वो टाइम से पता चलेगा। बट मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि है, तो बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक ऐसे प्रश्न से जो हमारी ज़िंदगी में आमतौर पे देखने को मिलता ही रहता है। जी हाँ, एक ऐसा माँ बाप का सवाल जिसका जवाब उनके बच्चे होते हैं। एक्चुअली हर माता पिता का ये सपना होता है कि उनका बच्चा आगे चलकर उनका नाम रोशन करे, और कई मर्तबा तो ऐसा होता है कि पेरेंट्स ये चाहते हैं कि जो चीज़ें उन्होंने नहीं कर पाई हैं या जिन चीज़ों की उन्हें अभिलाषा है अपनी ज़िंदगी में, या वो चीज़ जो उन्हें बहुत पसंद है, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनको वो चीज़ दिखाएं, वो एक्सपेक्टेशंस उनकी पूरी करें। तो सबसे पहले तो सर आपसे यही सवाल करना चाहेंगे कि हर एक माता पिता की तरह आपके माता पिता का भी एक सपना होगा कि आप बड़े होकर क्या बने, आप कौन सी परीक्षा दें, किस तरह की आपकी जॉब हो, एक्सपेक्टेशंस आपके मम्मी पापा की आपके साथ क्या थी, क्या बनाना चाहते थे वो आपको? देखिए विनय जी, जब हम लोग स्कूल में थे, मैंने भी अपनी स्कूलिंग यहीं पर लखनऊ में की थी, लमाटने लखनऊ से। एंड वो टाइम ऐसा, दौर ऐसा था जब 2-3 प्रोफेशंस ही हुआ करते थे। एक तो MBBS होता था, दूसरा इंजीनियरिंग होता था, और या आप किसी टीचिंग में चले जाएं या आप कोई सिविल सर्विसेज में चले जाएं, तो यही कुछ ऑप्शंस होते थे। मेरा खुद का अपना इंटरेस्ट हमेशा बायोलॉजी वाले सब्जेक्ट्स में रहा, एंड मेरे पेरेंट्स रियली चाहते थे कि मैं मेडिसिन में जाऊं। एक और रीज़न था कि मेरी मदर, कुछ हेल्थ इश्यूज थे उनके, बहुत मेरा मन था कि मैं उनकी प्रॉब्लम को समझूं, परखूं और उनके लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट हो सके वो कोशिश करूं कि उन तक पहुंचाऊं। इस समय तो आप केवल हमें सुन पा रहे हैं, लेकिन मैं इस समय लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर बिपिन पुरी जी को जिस तरह से देख रहा हूँ, उनकी आंखों में जो इमोशंस देख रहा हूँ, अपने मम्मी पापा को याद करके जो भावनाएं मैं इस समय महसूस कर पा रहा हूँ, वो वाकई भावनाएं जो होती हैं वो हमें मोटिवेट करती हैं, हमारे अंदर जज्बा पैदा करती हैं कि हम अपने माँ बाप के सपने को पूरा कर पाएं। और उस सपने को पूरा करने के लिए एक बच्चा बहुत मेहनत करता है, संकल्प लेता है, दृढ़ इच्छा अपने मन में पैदा करता है कि हम इस मुकाम को हासिल करेंगे। तो आई थिंक कि ये कुछ कर गुजरने का जज्बा आपका वहीं से पैदा हुआ। बहुत मेहनत करी उस समय हमने, एंड 12वीं के बाद हम CPMT में भी बैठे, उसमें हमारा एडमिशन GSVM में हो गया था कानपुर के लिए, एंड मेरा जिपमेर पौंडीचेरी के लिए हो गया और FMC के लिए हो गया। 3 कॉलेजेस में हमारा एडमिशन हो गया। उसी इनिशियली सबसे पहले कॉल आ गई FMC की पूना में, तो हम आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पूना हम चले गए। किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए हमारी जो पहली स्टेज होती है वो हमारी स्टडी होती है। हम कड़ी मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, उस पर फोकस होकर पढ़ाई करते हैं। तो मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है सर,
कई मर्तबा लोग जो होते हैं, मैं अपना ही एग्जांपल दूंगा, मुझे जो बायोलॉजिकल नेम होते हैं वो मुझे बड़ा मुश्किल से याद होते थे बचपन में। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम इतनी मेहनत नहीं कर सकते, हम ये नाम कैसे रटें, कैसे याद करें। हाँ, मैथ सही है, कैलकुलेशन करो एकदम से कंप्लीट हो जाता है, कोई याद रखने की कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। तो कभी आपको ऐसा फील हुआ कि ये जो बायोलॉजिकल नेम है बड़ा कठिन है, कैसे हम आगे की तैयारी करेंगे, कैसे हम प्रिपरेशन करेंगे, कैसे हम इन सारी चीज़ों को याद करेंगे? बात बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, बट उसमें क्या है कि इंटरेस्ट की बात है, तौर तरीके होते हैं, एक्रोनिम्स हम लोग बनाते थे, एक एक्रोनिम बना लो जिससे कि याद रहे अच्छे से। तो उस तरह की हमने बहुत चीजें, हरकतें करी। आई एम श्योर डाउन दी लाइन सब स्टूडेंट्स करते हैं। तो हमने तौर तरीके बना लिए एंड बाय एंड लार्ज कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं हुई एंड हंसते खेलते ऐसा टाइम निकल गया, कुछ पता ही नहीं चला। वेल, जब आपने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक किया, जब आपके पास 3 ऑप्शन थे, 3 डिफरेंट कॉलेजेस के ऑप्शन थे, तो आपका जो सिलेक्शन था वो किस बेसिस पर था? क्या आप सोच रहे थे उस समय कि हम कौन से कॉलेज में अपना एडमिशन लें, किस में हम एडमिशन लेने के बाद अपनी चीज़ों को और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं, अपने ड्रीम्स को हम साकार कर सकते हैं? एक्चुअली अगर मेरा उस समय KGMC में हो गया होता तो मैं शायद KGMC में आ जाता, बिकॉज मैं लखनऊ का रहने वाला था। आई वुड नॉट हैव गॉन आउट ऑफ लखनऊ, बट बिकॉज GSVM में हुआ, मुझे पता नहीं था कि बाद में आगे चेंज भी होता है सिस्टम, बट बिकॉज आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज का पहला कॉलेज का इंटरव्यू था, तो हमारा जब हम वहाँ पहुँच गए, जब हमने वो कॉलेज देखा, वहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर देखी, वहाँ की जो फैसिलिटीज़ देखी, तो हम चकाचौंध रह गए, बिकॉज हमने कभी इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं देखा था, इस तरह का कॉलेज नहीं देखा था। एंड मुझे लगा कि यही है जगह जहाँ पर मैं अपनी एजुकेशन लेना चाहूँगा एंड आर्म फोर्सेस की यूनिफॉर्म पहन के देश की सेवा भी उसमें कर सकता हूँ। वाह, ये मैं फील कर सकता हूँ कि आर्म्ड फोर्सेस की जब आपने यूनिफॉर्म पहनी होगी तो क्या प्राउड फील हो रहा होगा आपके साथ साथ आपके पेरेंट्स को, और आपके जितने भी नोन वन हैं, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, क्या फील कर रहे होंगे, मैं इस समय महसूस कर सकता हूँ। वेल, मैं कभी कभी ये देखता हूँ सर कि बहुत सारे लोग जो मेडिकल की तैयारी कर रहे होते हैं वो कोशिश करते हैं, हर व्यक्ति कोशिश करता है, और कभी कभी असफलताएं भी मिलती हैं। तो ऐसे में कई बार जो स्टूडेंट्स मेडिकल की तैयारी कर रहे होते हैं, फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में वो पास नहीं कर पाते, वो क्रैक नहीं कर पाते मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम, और वो हताश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, और कई बार तो सुसाइड जैसी चीज़ों को भी अपने मन में सोच लेते हैं। तो आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो पहले और दूसरे अटेम्प्ट में ही इतना हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं? क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे लोगों को? मेरा ये मानना है कि कोशिश, मेहनत, डेडिकेशन, परसिवियरेंस, ये सब कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो एक डॉक्टर में ज़रूर होनी चाहिए। बिकॉज देखिए, फेलियर तो एक सीढ़ी है सक्सेस के लिए। किसी भी इंसान की अगर आप प्रोग्रेस देखें, आप यू विल रियलाइज कि जब तक आप उस परिश्रम से नहीं जाएंगे और वो जो सीढ़ी है ऑफ फेलियर को नहीं देखेंगे, आपको सक्सेस का ट्रू महत्व नहीं समझ आएगा। तो मैं समझता हूं कि इट इज अ पार्ट, ए पार्सल ऑफ अ जर्नी जो आपको लेनी पड़ेगी। एंड उस जर्नी में कई बारी आप एक सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे, आप नीचे भी आ सकते हैं एक दो सीढ़ी, बट देन आपकी डेडिकेशन, आपका हार्डवर्क, आपकी परसिवियरेंस और आपका दूरदृष्टि कि मुझे वहां तक पहुंचना है, अगर आप में जज्बा है, अगर आप में वो जुनून है, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। मेरा ये मानना है। बिल्कुल सही बात कही है सर आपने। और जैसा कि शाहरुख खान ने भी अपने एक फिल्म में कहा है कि जब आप पूरी शिद्दत के साथ किसी काम को करने में जुट जाते हैं तो सारी कायनात भी आपको उस चीज़ को दिलाने में लग जाती है। दिन रात मेहनत करके, दिन रात स्टडी करके अपने मुकाम को हासिल करने के लिए, अपनी ड्रीम जॉब को पाने के लिए कितनी शिद्दत से काम करते हैं, और वही शिद्दत से आपने काम किया। लेकिन जो फर्स्ट जॉब होती है, जो पहली नौकरी होती है, जो पहला अपॉइंटमेंट होता है, वो हमारी ज़िंदगी में कुछ अलग ही मायने रखता है। तो वो हम जानेंगे कि जब आपकी पहली जॉब शुरू हुई तो आपकी क्या फीलिंग्स थी, किस तरह से आपने उसको सेलिब्रेट किया था। लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि इन सारी चीज़ों से अलग म्यूज़िक का शौक़ हर किसी को होता है, तो आपको डेफिनेटली ज़रूर होगा। आपको कौन से सिंगर्स पसंद है और कौन सा आपका फेवरेट गाना है? गाने तो देखिए, मोहम्मद रफ़ी के हों, चाहे ये किशोर कुमार के हों, चाहे वो हेमंत कुमार के हों, हम लोग तो उस दौर से गुजरे हैं, तो ये ऑल थ्री ऑफ देम। एंड ऑफ कोर्स लता जी जो अभी हाल में
who has left us, who was really a nightingale of India, जिसे a treasure which this country has had. मैं समझता हूँ कि they were all have been absolutely remarkable, और जिन्होंने बहुत impact किया है इंडियन हिंदी म्यूजिक में, तो आई थिंक ऑल ऑफ देम इन अ वे हैव बीन वेरी वेरी फोर्सफुल एंड इम्पैक्टफुल। एक है वो पुकारता चला हूं मैं, मोहम्मद रफी का। पहले हम बात कर रहे थे कि जब एक जॉब का, जब फर्स्ट अपॉइंटमेंट का जब ऑफर आता है, जब हमारा फर्स्ट अपॉइंटमेंट होता है पढ़ाई के बाद, तो उसका अलग ही एक खुमार होता है, अलग ही एक खुशी होती है। तो उस मोमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जब आपको पहली मर्तबा पता चला कि यस, आप इस डेजिग्नेशन के लिए अब भारत की सेवा करने वाले हैं? तो वो मोमेंट आपके लिए कैसा था? बहुत ही इमोशनल मोमेंट था, बहुत ही अहम मोमेंट था। जैसा कि आपको मालूम है, एमबीबीएस की पढ़ाई के बाद में पहले 1 साल के लिए हमें इंटर्नशिप करनी पड़ती है। तो इंटर्नशिप के लिए आप चॉइस दे सकते हैं। मैंने चॉइस दी थी जलंधर के लिए। तो जलंधर का जो मिलिट्री हॉस्पिटल है, बहुत ही बिजी हॉस्पिटल है, तो हम जलंधर पहुंच गए एज अ यंग डॉक्टर। एमबीबीएस ख़त्म करने के बाद में अपनी ट्रेनिंग के लिए, इंटर्नशिप ट्रेनिंग के लिए, मुझे याद है वो दिन 30 मार्च 1979 की बात है, जब हमारे को ऑर्डर्स आए आर्मी हेडक्वार्टर से कि आप यूनिफॉर्म आज से पहनेंगे। और उस दिन हम लेफ्टिनेंट की रैंक पे हमको ऑर्डर्स आए कि आप लेफ्टिनेंट विपिन पुरी बन गए हैं। हम 5 इंटर्न्स थे एफएमसी से जो जलंधर आए थे। तो वो दिन मुझे आज तक मुझे याद है, बहुत इम्पोर्टेंट डे था वो। हमारे करियर का, मैं कहता हूँ, शुरुआत थी ऑफ आर्मी करियर। एंड यूनिफॉर्म पहन के जो प्राइड आता है, जो आपको फीलिंग आती है ऑफ वेयरिंग द यूनिफॉर्म, और कि हम आज भारतीय फौज के एक इम्पॉर्टेंट मेंबर बन गए हैं। आज एज डॉक्टर्स, आर्मी मेडिकल कोर के जब हम एक डॉक्टर बन गए, तो ये था कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको भारतीय फौज को सेफगार्ड करना है। अगर उनको किसी को चोट लगती है, किसी को गोली लगती है बॉर्डर पे, तो आपको उनकी सेवा करना है, उनको लुक आफ्टर करना है। तो बहुत ही एक प्राउड मोमेंट था कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से, इंडिया की तरफ से एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की शुरुआत है। वो तो एक जर्नी शुरुआत थी, तो वो हमारी शुरुआत हुई 30 मार्च 1979। हमें जब छोटी खुशी मिल जाती है तभी हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन जब आपको ये पता चला कि नाउ यू आर लेफ्टिनेंट बिपिन पुरी, तो उस रात आपको नींद आई? उस शाम को तो हम लोगों ने बहुत सेलिब्रेट किया, बहुत एंजॉय किया सारे फ्रेंड्स ने। इट वाज अ बिग डे फॉर ऑल ऑफ अस। डेफिनेटली ऐसे मोमेंट पर हम अपने बिलव्ड को याद करते हैं, उनका आशीर्वाद चाहते हैं, उनका साथ चाहते हैं। तो जब लेफ्टिनेंट बिपिन पुरी का नाम आपको मिल गया, तो उसके बाद में ये इन्फॉर्मेशन जब आपने अपने पेरेंट्स को शेयर की, जब अपने मम्मी पापा को ये खुशखबरी सुनाई, तो उनका कैसा रिएक्शन था? मतलब क्या उस समय फीलिंग्स रही होंगी, वो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए। और क्या उस समय पेरेंट्स आपके साथ ही थे? नहीं, पेरेंट्स तो लखनऊ में थे, तो हमने उनको इन्फॉर्म किया। उनको मालूम था कि आज का दिन बहुत अहम दिन है, बहुत इंपॉर्टेंट डे है। उस जमाने में मोबाइल फोन्स नहीं होते थे। उस समय तो हम जाते थे, वो जो जहाँ पर टेलीफोन करते हैं ना, ये जो बूथ्स जो होते थे, वहां से आप जाके फोन करते थे घर पे। तो हमने घर से वहां पर जाके फोन किया, बताया उनको कि आज, एक दिन पहले बताया कि कल पहनना है यूनिफॉर्म। तो मदर फादर बहुत एक्साइटेड थे। एंड फिर उसके नेक्स्ट डे, उसके बाद भी उनसे बात करी, तो बस सिर्फ उनकी ब्लेसिंग्स ली और आगे बढ़ गए। किसी भी सम्मानित पोस्ट को पाना एक अलग बात है, और वहाँ की जिम्मेदारियों को फुलफिल करना और उनके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रूव करना, ये बहुत ही अलग बात है। तो जब आप एज अ डायरेक्टर जनरल आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज में 65,000 पैरामेडिक्स, 700 डेंटिस्ट, 5,000 नर्सेज, 7,000 डॉक्टर्स और पता नहीं कितने हॉस्पिटल्स के मॉडर्नाइजेशन पर काम कर रहे थे, इतने सारे लोगों को आप हैंडल कर रहे थे, तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। जब हम अपने घर की ही बात करें, एक मेड को हमें संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर हमारे घर में 2-3 मेड्स आती हों, तो हमें इतना मुश्किल होता है कि उनको कैसे हम संभालें। वो सुबह नहीं आ रही, शाम में सही काम नहीं कर रही, और इतने हज़ारों लोगों को संभालना, इतने सारे हॉस्पिटल्स के बारे में ध्यान रखना, उनको एक तरह से मॉडर्नाइज करना, इतने सारे चैलेंजेस को आप कैसे कर पा रहे थे? मतलब क्या सिचुएशन थी उस समय? देखिए विनय जी, ऐसा था कि ये जो मैंने आपको शुरुआत बताई, जो जर्नी, जो एक सफर था, फौज में भी प्रमोशन का एक सिलसिला होता है।
एंड हमने ये जो सफ़र जो किया, लेफ्टिनेंट से कैप्टन, कैप्टन से मेजर, मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल से कर्नल, कर्नल से ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर से मेजर जनरल और मेजर जनरल के बाद लेफ्टिनेंट जनरल। तो ये सारे जो सीढ़ियाँ थी, इसको हमने धीमे धीमे पार करी। तो मेरी जो 40 साल की मेरा जो सफ़र था फौज में, वो इन सब सीढ़ियों को पार करते हुए मैंने अकम्प्लिश किया। हर सीढ़ी पे, हर सिचुएशन में बहुत बहुत ही गंभीर समस्याएं थी, प्रॉब्लम्स थे, कॉम्पिटिशन्स थे, प्रमोशनल बोर्ड्स थे जिनको हमें पार करना था। 40 साल का सफ़र, उस सफ़र के करीब 38 इयर्स के बाद मैं पहुंचा एक सिचुएशन में जब मुझे फौज ने, आर्मी मेडिकल कोर ने मुझे एक वो पोजीशन दी ऑफ डायरेक्टर जनरल आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विस, जिसके तहत मैं तीनों सर्विसेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की जो मेडिकल फोर्स थी, उन सब का मैं इंचार्ज था। उस सारी जो मेडिकल फोर्स, सारे आर्म फोर्सेस, सारे कंट्री की जो फोर्सेस थी, तो वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर थी, वो चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो नर्सेज हों, चाहे वो डेंटल सर्जन्स हों, चाहे वो टेक्नीशियंस हों, चाहे वो बाकी जो सारे सिपाही जो डॉक्टरों के साथ काम करते हैं बैटल फील्ड में, वो लोग हों, वो सब मेडिकल कोर के अंडर आते हैं। तो उन सब की देखभाल करना, उन सब की पढ़ाई लिखाई, उन सब की ट्रेनिंग, उन सब की अपग्रेडेशन, उन सब की टेक्नोलॉजी, अस्पतालों को अपग्रेड करना, अस्पतालों को मॉडर्न कंटेम्पररी कटिंग एज टेक्नोलॉजी देना, वो सब एक बहुत बड़ा एक हमारे लिए चैलेंज था, एक एस्पिरेशन थी कि हम अपने अस्पतालों को एंड अपने जवानों को, अपने जो फौज है, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, उसको टॉप क्लास मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देना है। तो वो हमारी एक जर्नी थी जिसको हमने अकम्प्लिश किया। कभी कभी हमें जब जिम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं, प्रोफेशनल जिम्मेदारियां हमारी बहुत ज़्यादा होती हैं, तो कई मर्तबा हम अपना वो वक्त जो हमारी फैमिली के लिए होता है वो हम नहीं दे पाते। ऐसे में सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि हम अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मैनेज कैसे करें, हमारा टाइम मैनेजमेंट कैसा हो, हम अपने परिवार को कैसे समय दें। तो कितना चैलेंजिंग था सर, इतना सारी चीज़ों को देखना, प्रोफेशनली इतनी सारी चीज़ों को हैंडल करना, देश की सेवा करना और अपने परिवार को भी उसके साथ ही साथ केयर करना और उनका साथ देना, कितना चैलेंजिंग था आपके लिए सर? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने उठाया। ये वर्क लाइफ बैलेंस जिसको हम कहते हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है। बट मेरा ये मानना है कि अगर हम फैमिली को नहीं लुक आफ्टर करेंगे तो आप ऑफिस में काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो फैमिली को आपको लुक आफ्टर करना तो आपका इट्स अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर भगवान ने आपको बोला है प्रोफेशनलिज्म आपको लाना है, बट आपका घर तो आपको संवारना है। अगर आपका घर खुद नहीं संभला तो आपको बाकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो आप ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो मैं समझता हूं दैट मैंने अपना टाइम अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए भी उतना ही दिया जितना मैं समझता हूं कि बहुत इम्पोर्टेंट था। अपने बच्चों को एजुकेशन देता हूं, अच्छी एजुकेशन देता हूं, उनको एक अपॉर्चुनिटी देता हूं। बाकी तो उनकी अपनी किस्मत है, उनको अपनी किस्मत अपने आप बनानी है। बट एज पेरेंट्स मैं समझता हूं कि उनको एजुकेशन देना, उनको अपॉर्चुनिटीज देना, उनको जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स उनको पूरा करना वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी वाइफ इज ऑल्सो PhD इन साइकोलॉजी। उन्होंने भी अपनी प्रोफेशन को यूटिलाइज किया, जहां जहां उनको अपॉर्चुनिटीज मिली उन्होंने उसको जाके उनको एंगेज किया। बच्चों को बोथ आर इंजीनियर्स, MBAs एंड उन्होंने भी अपनी पढ़ाई लिखाई करी। दोनों इस समय अपने अपने जॉब्स में बिजी हैं। भगवान को शुक्रिया देता हूं कि उन्होंने सद्बुद्धि दी, हम लोगों को अपॉर्चुनिटी दी कि हम समझें, परखें और अपने बच्चों को, और उसके बाद फैमिली को देखने के बाद हम अपना जो प्रोफेशनलिज्म है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो हमें गवर्नमेंट ने जो भी हमें चैलेंज दिया कि आप ये करिए, हमने उसको बखूब निभाया। वैसे एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा सर कि अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बाद में एक अपना मी टाइम भी होता है। इतनी सारी चीज़ों को करना और उसके बाद में अपनी कुछ हॉबीज़ होती हैं, अपनी कुछ आदतें होती हैं, अपने कुछ इंटरेस्ट होते हैं जिनको फुलफ़िल करना भी हर एक इंसान की आई थिंक जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो आपके भी कुछ शौक़ होंगे, आपके भी कुछ ऐसा
फ्री टाइम में काम करने के तरीके होंगे जिसको आप एंजॉय करते होंगे। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ, एक्चुअली लखनऊ की सारी जनता ये जानना चाहती है कि आप उस समय जब आपका फ्री टाइम होता था, जब आपका मी टाइम होता था, तो क्या करना आपको बहुत पसंद है? व्हेन आई वाज यंग तो उस समय स्पोर्ट्स का बहुत था, स्पेशली रैकेट गेम्स, स्क्वॉश, बैडमिंटन, टेबल टेनिस में, लॉन टेनिस में हमारा काफ़ी इंटरेस्ट था। आपको जैसा मालूम है हर आर्मी कैंटोनमेंट में ये फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूट्स और क्लब्स होते हैं जहाँ पर ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। बहुत हमें इंटरेस्ट रहा सारी ज़िंदगी। द मोस्ट गोल्फ कोर्सेज आज जो इंडिया में हैं, हमने लेफ्ट राइट आमने सामने सब देखे हैं। इस समय हमारी सिर्फ जो स्पोर्ट्स में जो है इंटरेस्ट इज बेसिकली इनटू गोल्फ, जो मैं केजीएमयू आने के बाद मैं नहीं परस्यू कर सका हूं बिकॉज ऑफ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिकॉज ऑफ माय, और बाकी जैसा कि आपको मालूम है कोविड से जो हम लोग घिरे रहे हैं, तो इसमें तो हमें टाइम ही नहीं मिला। बट अदरवाइज गोल्फ हैज बिन माय पैशन। अच्छा, कभी कभी सर ऐसा भी होता है कि जो स्पोर्ट्स जो इंसान खेलता है उसकी झलक ना उसमें कहीं ना कहीं दिखने लगती है। सो अब मैं जब आपको देख रहा हूँ ना, तो आपको ना इमेजिन कर पा रहा हूँ कि आप वो स्पोर्ट्स वेयर पहने हुए हैं और स्टिक हाथ में लिए हुए हैं, गोल्फ का कोर्ट आपके सामने है, तो वो सारी चीज़ें मैं इस समय इमेजिन कर पा रहा हूँ। इन सारी चीज़ों के बीच में भी मैं एक चीज़ और मानता हूँ कि लोग जब अपने वो काम करते हैं जो इनके KRAs होते हैं प्रोफेशनल लाइफ में, तो केवल उन्हीं तक वो सीमित रह जाते हैं और वो सोचते हैं कि ठीक है हमारी जॉब का प्रोफाइल है ये, हमें ये काम करना है तो हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन अलग हट के काम करने का जज्बा शायद कुछ ही लोगों में होता है। और वैसी चीज़ें मुझे पता चली कि आपने कुछ ऐसे रिसर्च भी किए, कुछ ऐसे डेवलपमेंट भी किए मेडिकल फील्ड में जो लोगों के लिए, बच्चों के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुए। एक अलग काम करने का जज्बा वो बहुत कम ही लोगों में होता है। शिव खेड़ा की एक बात मुझे याद आती है कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते बल्कि वही काम अलग ढंग से करते हैं। तो आपने बहुत सारे काम किए, लोग करते हैं, लेकिन अलग ढंग से उन कामों को करना और उससे लोगों की हेल्प करना एक बहुत अलग बात होती है। मेडिकल फील्ड में जो आपने रिसर्च किया सर, उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे सुनने वालों को आप वो भी बताएं। यंग डेज में जब मैं अपनी सुपर स्पेशलिटी ट्रेनिंग पीडियाट्रिक सर्जरी में करी थी PGI चंडीगढ़ से, एंड उसके बाद 1 साल के लिए मैं इंग्लैंड गया था फेलोशिप इन पीडियाट्रिक यूरोलॉजी करने के लिए। एंड जब मैं वापस आया तो मेरा पीडियाट्रिक यूरोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था एंड पीडियाट्रिक यूरोलॉजी में मैंने बहुत काम किया, दिल्ली में भी और पूना में भी, जहां मैं काफ़ी टाइम के लिए करीब 15 साल में इन 2 स्टेशंस में रहा। बहुत डिफ़िकल्ट केसेस, बहुत सेटिस्फाइंग केसेस इस दौर में निकले जो मैंने पब्लिश भी किए, प्रेजेंट भी किए। बट जब मैं पूना में था तो मुझे वहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे तरह के मरीज आने लगे, बच्चे आने लगे जिनकी चेस्ट वॉल में डिप्रेशन सा होता है, बहुत गहरा डिप्रेशन सा होता है, उसको हम पेक्टस एक्सकवेटम कहते हैं, एक डिफॉर्मिटी है। तो मैंने उसके बारे में काफ़ी पढ़ा, समझा, लोगों से डिस्कस किया। मेरे कुछ सीनियर्स थे इंग्लैंड में, उनसे बातचीत करी तो एक नया ऑपरेशन डिस्क्राइब किया गया था उस टाइम पे, कहते हैं नस प्रोसीजर, जिसमें बड़ा ऑपरेशन नहीं करते हुए, कोई ज़्यादा बड़ा छाती को खोलने का ऑपरेशन नहीं था। तो उसमें क्या था कि एक आप मिनिमली इन्वेजिव सर्जिकल प्रोसीजर है जहां आप कुछ छोटे से इंसिशंस देते हैं छाती के साइड में, उसके थ्रू, दूरबीन के थ्रू, उस एक स्टेनलेस स्टील प्लेट को आप छाती के पीछे ले जाके उसकी पोजीशन कर देते हैं, जिससे कि वो जो डिफॉर्मिटी है उसको सही कर देते हैं। उसको नस प्रोसीजर कहा जाता है। तो वो प्रोसीजर मैंने अपने कुछ सीनियर्स कोलीग से, कुछ इंग्लैंड में थे, कुछ अमेरिका में थे, उनसे डिस्कस किया, समझा, और फिर मैंने उसको शुरुआत करी। पूना में हमारे पास एक कार्डियक थोरैसिक हॉस्पिटल है जो स्पेशलाइज करता है इनके इलाज में। तो उस अस्पताल में जाके जो हमारे जो कार्डियक सर्जन्स थे उनके साथ, उनकी मदद से, जिससे कि सिर्फ डर यही होता है कि कहीं हार्ट में कोई इंजरी ना हो जाए, तो इसलिए मैंने उनके साथ में, उनके ऑपरेशन थिएटर में ये शुरुआत करी उस ऑपरेशन करने की। एंड रिजल्ट्स इतने अच्छे हुए तो उसको प्रोसीजर को मैंने बहुत डेवलप किया। इंडिया में वो मैं पहली बार कर रहा था। यही प्रोसीजर मैंने उसको
और डेवलप किया, उसके रिफाइन किया, और मैंने जगह जगह पे जाके उसके वर्कशॉप्स करी, दिखाई लोगों को कैसे आप कर सकते हो। तो अब इस समय सारे इंडिया में लोग कर रहे हैं। जब हम पूरी मेहनत, लगन और शिद्दत के साथ कोई काम करते हैं तो डेफिनेटली अवार्ड्स का भी उसमें कहीं ना कहीं जिक्र जरूर आता है। और परम विशिष्ट सेवा मेडल ये मिलना तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इस अवार्ड के बारे में कैसे आपको मिला और क्या उस समय आपकी फीलिंग्स थी, वो प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिए। देखिए, ऐसा है कि PVSM इज द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड विच इक्वलेंट टू द पद्मा अवार्ड्स, एंड इट वाज अ सेंस ऑफ ग्रेट अचीवमेंट, ग्रेट थैंकफुलनेस टू गॉड कि जो भी हमने मेहनत करी, जो सारी जिंदगी की जो 40 साल का जो मिलिट्री में हमारा सफ़र रहा, जो हमारी जो अचीवमेंट्स रही वो एक्नॉलेज हुई बाय द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस विच इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। सो बहुत अच्छा लगा, वन फेल्ट वेरी हैप्पी, एंड ऑल आई कैन से इज आई जस्ट थैंक गॉड एंड माई पेरेंट्स फॉर द ब्लेसिंग्स फॉर व्हाट आई गॉट। इतने सारे अचीवमेंट्स और इतने सारे अवार्ड्स और इतनी सारी काबिलियत देखकर मेरा मन तो ऐसा कर रहा है कि सर आपके साथ बस यूं ही बात करते रहें और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लेकर अपने अंदर की पॉजिटिविटी को मैं ऐसे ही बढ़ाता रहूं। बहुत सारे लोग जो इस समय हमें सुन रहे हैं, डेफिनेटली उनके मन के अंदर कुछ ऐसी बातें पैदा हो रही होंगी जिससे उनको लग रहा होगा कि यस, हम भी अपने लाइफ में कुछ ऐसा कर गुजरेंगे जिससे हमसे भी ये लोग कहें कि कुछ लोग पदचिन्ह बनाते हैं। लेकिन अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें जो अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो शायद उन स्टूडेंट्स को पता चलती हैं तो वो उनसे कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। जैसे कोई फार्मूला, अगर मैथ्स की हम बात करें तो कोई फार्मूला अगर हमें मिल जाता है तो वो कैलकुलेशन करने में मुझे आसानी होती है, बशर्ते हम उसको बहुत ही लंबे प्रोसेस से करें। तो कई सारी चीज़ें आई एम श्योर कि ऐसी होंगी जो आप उन स्टूडेंट्स को कहना चाहेंगे जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आप ऐसे स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि किस तरह से उनको अपनी परीक्षा की तैयारी करनी है, किस तरह से अपने आप को डेडिकेट करना है जिससे कि वो एग्ज़ाम आप क्रैक कर पाएँ और आप मेडिकल के एंट्रेंस एग्ज़ाम को पार करके एक अच्छे डॉक्टर या फिर जो भी आपका सपना हो वो आप बन पाएँ। क्या कहना चाहेंगे सर? तो मैं ये समझता हूं कि वन इज डिटर्मिनेशन और परसिवियरेंस और हार्ड वर्क, इसका तो कोई शॉर्टकट है ही नहीं। बट सो आपको अपनी प्लानिंग करनी चाहिए, आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। बट मैं एक टिप जरूर दे देता हूं कि एग्जाम के जैसी आपकी जो प्रिपरेशन होती है टुवर्ड्स द एग्जाम, एक मेरी सीख है जो मैंने अपने बच्चों को दी, जो इतने सालों मेहनत करी, तो मैं समझता हूं मैं आपके थ्रू और बच्चों को भी देता हूं। जैसे कि आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट है, तो उस चैप्टर की जो निचोड़ है, उसके कुछ जो पॉइंट्स हैं, वो आप एक पेज पे जरूर लिख लें। हर चैप्टर के पढ़ने के बाद में उसका जो निचोड़ है पॉइंट फॉर्म में, वो चाहे वो 8, 10, 15 लाइनों में उस चैप्टर का एक आप पेज बना लें। ओके, फिर आप जैसे अगर उस किताब में आपके पास 25 चैप्टर हैं तो मैक्सिमम आपके पास 25 पन्ने आएंगे। 25 पन्ने, वो 25 पन्ने आपको रखना है, वो आपका बाइबल है। आप वैसे जब आप तैयारी करते हैं तो चैप्टर तो पढ़ते ही हैं, बट एंड में वो पॉइंट्स देख लीजिए कि आपका कोई पॉइंट इसमें छूटा तो नहीं। एग्जाम के एक दिन पहले आपको चैप्टर पढ़ने का कोई टाइम नहीं होता, सिर्फ आप वो 25 पन्ने पढ़ लीजिए। आप देखिएगा आपके वो दिमाग में इट विल बी स्टक इन योर मेमोरी। एक चीज आप नहीं भूलेंगे बिकॉज आपने वो बार बार पढ़ा है, एंड वो जो निचोड़ था वो आपके उन 10-15 लाइनों में है। ये मैं समझता हूं। और दूसरी बात, एग्जाम के पहले बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू मस्ट हैव एटलीस्ट 7-8 आवर्स ऑफ स्लीप। अगर आप अच्छा सोते हैं, 7-8 आवर्स ऑफ स्लीप, यू रिस्ट्रिक्ट योर स्टडी ओनली टू द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपने तैयारी करी है सारे साल में। अब मैं समझता हूं नोबडी कैन स्टॉप यू। मैं आपको नुस्खा देता हूं दैट दिस इज द वे ऑफ कॉन्करिंग एनी एग्जाम इन टाइम्स टू कम।
कहते हैं जब हम रोशनी में होते हैं तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है, जब हम अंधेरे में होते हैं तो नकारात्मकता हमारे मन के अंदर कहीं ना कहीं आ जाती है। तो ऐसे में ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब हमारी संगत, जब हमारा साथ, जब हमारी बातें जो है अच्छे लोगों के साथ होती हैं, उन लोगों के साथ होती हैं जिन्होंने अपनी सोसाइटी में, अपने समाज में, अपने देश में, अपने इस फील्ड में कुछ कर दिखाया है, तो हमें वो चीज़ें प्रेरित करती हैं। और आपकी इतनी सारी अच्छी चीज़ों को सुनकर आई एम श्योर कि लोग बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत अपने आप को फील कर रहे होंगे। हमारे पास समय का अभाव है, लेकिन चलते चलते मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि जो तमाम लोग इस समय हमें आपको सुन रहे हैं, उन सबको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? संदेश, थैंक यू वेरी मच। KGMU गूंज सुनते रहें, एंड थ्रू KGMU गूंज हमारा यही एक कमिटमेंट है कि हम हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जो भी होंगे हम आम आदमी तक पहुंचेंगे, और हम आपको फ्रॉम टाइम टू टाइम बताते रहेंगे क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या आपके लिए बेटर है। और ये एडवाइस बेसिकली नॉट ओनली फॉर द चिल्ड्रन, इट विल ऑल्सो बी फॉर ऑल एजेस एंड एट ऑल टाइम्स, ऑल सीजन्स ऑफ द ईयर। एंड यही हमारी, आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, यही हमारी कमिटमेंट होगी आपकी सेवा के लिए। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ रहने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए और इतनी सारी और अच्छी बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू विनय जी, थैंक यू सो मच। दोस्तों, ये हमारा शो है जिसका नाम है कुछ पद चिन्ह बनाते हैं, और ऐसे ही पद चिन्ह बनाकर, जिनके पद चिन्हों का अनुसरण कर हम भी आगे बढ़ सकते हैं। ये थे हमारे बीच हमारे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर बिपिन पुरी जी। आगे एक और शख्सियत के साथ हम अगले रविवार को मौजूद रहेंगे। फिलहाल जाने का समय। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM। रेडियो KGMU गूंज 89.6